आज भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी की। वो है लोगों के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ? और भगत सिंह ने भी ये कहा था कि जो सरकार जनता की बुनियादी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सके तो उस देश के नौजवानों का ये कर्तव्य ही नहीं बल्कि ये उनका अभियान होना चाहिए कि वो ऐसी सरकार को बदल ही नहीं दें बल्कि उसको नेस्त नाबूद कर दें। भगत सिंह ने ये कहा था। मतलब कुल मिला के जो सरकारें हैं उनका मूल कर्तव्य है कि लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करें। और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी राजनीतिक विचारधारा नहीं काम कर सकती लंबे समय तक जो इसके खिलाफ है। क्योंकि आप बहुत से लोगों को थोड़े दिन तक तो मूर्ख बना सकते हो या थोड़े से लोगों को बहुत दिन तक मूर्ख बना सकते हो, पर हर कोई को आजीवन मूर्ख नहीं बना सकते। हाँ? तो ऐसी स्थिति में भारत में इस विचारधारा का क्या कोई आधार है और क्या कोई आंदोलन है, और यदि है तो फिर भारत की ये भूखी गरीब नंगी जनता जो है, जो बेरोजगार हैं, वो उससे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। तो आप इस प्रकार की, जिसको कि अब हम समाजवादी या मार्क्सवादी या वामपंथी विचारधारा के नाम से जानते हैं, आम आदमी तो वैसे नहीं जानता वामपंथ क्या है, मार्क्सवाद क्या है, सब नहीं जानता है। तो इसकी शुरुआती एक सामान्य जो हमारे दर्शक हैं वो सामान्य समझदारी वाले लोग हैं, तो आप उनको शिक्षित करने के लिए ये बताएंगे कि इस साम्यवादी विचारधारा का भारत में प्रादुर्भाव कैसे हुआ और वो किन किन दौर से गुजरी है और आज उसकी क्या स्थिति है, कितनी उसमें विचारधाराएं अलग अलग आई हैं। तो ये एक सवाल आपसे। ऐसा है कि जब जालियानवाला कांड हुआ 1919 में, तो भारत की जनता बिल्कुल कटिबद्ध हो गई कि साम्राज्यवाद को अब उखाड़ फेंकना है। और नागपुर अधिवेशन के बाद जब गांधी जी ने जनता को जोड़ा साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में, तो जनता की आशा बढ़ गई कि जब आम जनता आज़ादी की लड़ाई में भाग लेगी तो अंग्रेज को भगा देना कोई कठिन काम ना होगा। तो आशा बंध गई। लेकिन आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें धर्म के तत्व आ गए। खिलाफत आंदोलन, टर्की के खलीफा के लिए यहाँ आंदोलन धार्मिक नेताओं के मदद से, मोहम्मद अली, शौकत अली, M.A. अंसारी, हकीम अजमल खां, मजरूल हक, मौलाना आज़ाद। तो इससे क्या हुआ कि आंदोलन तो स्वतः समाप्त हो गया, चूँकि टर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा शाही को खुद ही ख़त्म कर दिया, तो खिलाफत आंदोलन का आधार खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे चारों तरफ फूट गए। मोपला से शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश के कानपुर और रावलपिंडी, कोहाट, पेशावर चारों तरफ फूट गए। तो जनता को लगा कि गांधीवाद अपर्याप्त है। तो गांधीवाद जब अपर्याप्त लगा तो लोगों का ध्यान क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर गया। और इसी समय लाला हरदयाल की, लाला लाजपत राय की मार्क्सवाद पर किताबें आई। अच्छा। और सावरकर का 1857 स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, और मैजनी के बारे में, गरिबाल्डी के बारे में काफ़ी किताबें आ गई। तो जो नौजवान पढ़े उससे बड़े उत्साहित हो गए और उनके मन में आया कि कांग्रेस से अलग होकर के कुछ किया जा सकता है। तो एक धारा तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हुई। एक वजह हुआ कि गांधीवाद को लोग अपर्याप्त समझने लगे और नए रास्ते की तलाश करने लगे। और रशियन क्रांति के सफलता का जब न्यूज आया और कुछ समाचार आए और किताबें आई और विदेश घूम के जो लोग आए, तो फिर यहाँ पर हुआ कि जब तक किसान मजदूर की भलाई न होगी, गरीब की भलाई न होगी, तो आर्थिक आज़ादी का कोई मतलब नहीं। तब आर्थिक आज़ादी में नया आयाम जुड़ गया। यह जुड़ गया किसान मजदूर और गरीब लोग के भलाई का। राजनीतिक आज़ादी
की लड़ाई जो थी पहले, उसमें एक आर्थिक तत्व भी आ गया, सामाजिक तत्व भी आ गया। तो अब मुकम्मल आज़ादी की बात हो गई, सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ना, आर्थिक भी, सामाजिक भी, राजनीतिक भी। लेकिन कोई संगठित ग्रुप इस समय तक नहीं था। छिटपुट वॉइस आ रहे थे, लेकिन कुछ लोग इसको गहराई से सोच रहे थे। एम.एन. रॉय तौस्कंद में एक कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किए शौकत उस्मानी से मिल करके। दूसरा मुजफ्फर अहमद, काजी नजरुल इस्लाम, ये सब पूर्वी बंगाल में स्थापना किए, एक गुट छोटा सा। डांगे बम्बई में स्थापना किए, छोटा सा गुट ऐसा। एम.एस. चटर्जी मद्रास में स्थापना किए। गुलाम हुसैन लाहौर में स्थापना किए। इस ढंग से छोटे छोटे ग्रुप अलग अलग इस विचार पर, समाजवाद के विचार पर संगठित हो गए। मगर कोई ओपन उनका सेशन अभी तक नहीं हुआ। ओपन सेशन 25 में हुआ और इसमें सतभक्त भाग लिए। इसके अध्यक्ष सिंगा बेलोरी हुए और जनरल सेक्रेटरी जानकी प्रसाद हुए और मेंबर मुजफ्फर अहमद और घाटे हुए। तो विधिवत एक कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में की गई, जिसमें ये सब लोग थे। इनका उद्देश्य था एक, भारत को आज़ाद कराना। दूसरा उद्देश्य था भारत में समाजवाद लाना। और उस समय समाजवाद का मतलब किसानवाद, मजदूरवाद था, जनवादी क्रांति था, किसानों को मुक्ति मिले। तो ये सब ग्रुप खड़े हो गए। तो एक ग्रुप काम करना शुरू किए, लेकिन ये सब जनता से कटे हुए थे। इसमें जो अंग्रेज षड्यंत्र केस चलाए कानपुर के, मेरठ के और भगत सिंह के ग्रुप के जो लोग थे, वो लोग थे, ये अंडरग्राउंड लगभग काम कर रहे थे। तो जनता से ओपन संपर्क न रहने से इनके अंदर कमजोरी थी। ग्रुप तो खड़े हो गए मगर जनता के बेहतरी के लिए कुछ कर नहीं पाए। और जब भगत सिंह का ग्रुप कुचल दिया गया 31 तक, सुखदेव की फांसी हो गई, राजगुरु की फांसी हो गई, भगत सिंह की फांसी हो गई, चंद्रशेखर आज़ाद मार डाले गए, ग्रुप जब छिन्न भिन्न हो गया, तो उस ग्रुप से जो अजय घोष ये सब निकले कुछ लोग, तो वो फिर इस ग्रुप में, कम्युनिस्ट पार्टी वाले ग्रुप में शरीक हुए। तो इन लोगों ने 30 के दशक में कांग्रेस के माध्यम से काम करना बेहतर समझा कि बाहर छोटे छोटे ग्रुप से काम करेंगे तो हम जनता से जुड़ नहीं पाएंगे। तो 30 के दशक में ये लोग कांग्रेस में प्रवेश कर गए और कांग्रेस में प्रवेश करके काम करना शुरू कर दिए। लेकिन आपस में इनका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था। और कोऑर्डिनेशन न बन पाने से संगठन में मजबूती नहीं आ रही थी और कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी खड़ा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बीच में कीर्ति दल वाले पंजाब में कुछ कर रहे थे, गदर पार्टी के लोग जो आ गए वो भी कुछ कर रहे थे किसान आंदोलन में छोटे मोटे तौर पर। बिहार में सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा खड़ा कर चुके थे और ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके एन.जी. रंगा आए तो वो रैयत संघ आंध्रा में बना चुके थे। तो ये जनाधार वाले ग्रुप अलग अलग थे और इसमें बौद्धिक लोग भी थे। एन.जी. रंगा काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे। इंदुलाल जागी भी गुजरात में काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे। इंदुलाल जागी की ही यंग इंडिया और हरिजन को शुरू किए थे, जिसे बाद में गांधी जी ने अपना मुखपत्र बनाया। तो ये सब पढ़े लिखे लोग थे। तो इन लोगों ने यह विचार किया कि कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप बनाया जाए जो कांग्रेस पर दबावकारी भूमिका निभाए और जन संगठन के माध्यम से जनता की वर्ग चेतना को जगाए। तो इसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। इसके 3 बड़े सिद्धांतकार थे, एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इन तीनों में कोई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को नहीं ज्वाइन किया। इसमें यंग उम्र के लड़के ज़्यादा भाग लिए। वो सबका औसत उम्र 30 के लगभग था।